हे गाइस, रसशास्त्र एंड भेषज की कल्पना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट अभी सबके लिए बना हुआ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, सैम्पल पेपर डिज़ाइन किए जिसमें से मतलब आप जो चीज़ है एग्जैक्ट वही पढ़ के जाओ। एमसीक्यूज़ कहाँ से बन सकते हैं वही सारी चीज़ हमने बात की है। तो देखो यहाँ पे मैंने पेपर कैसे बनाया, ये पॉइंट नंबर 3 है, आधारभूत सिद्धांत से क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आएगा नहीं। तो एमसीक्यूज़ पे पहले बात कर लेते हैं, जैसे वन वर्ड या एमसीक्यूज़ मैंने। तो जैसे चरक अनुसार कंद का संग्रह किस काल में करना चाहिए, तो शरद ऋतु बताया गया है। इसी तरह चरक अनुसार पत्र का संग्रह किस काल में करना चाहिए, यानी कि जो पत्र हैं, लीव्स हैं, उनको स्टोर कब करना चाहिए, वसंत और वर्षा ऋतु में। इसी तरह राजनिघंटु ने जो है पंचांग मतलब पांचों अंग जो है, पांच पार्ट है प्लांट के, उसका संग्रह कलेक्शन कब बताया है, तो उसका कलेक्शन बताया है शिशिर ऋतु में। इसी तरह द्रव द्रव्य मतलब लिक्विड द्रव्य हैं या आर्द्र द्रव्य, जो मतलब हमारे ताज़े द्रव्य हैं, उनकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए, तो उनकी बताइए दोगुनी मात्रा। बाकी सब की जितनी बताइए उतनी लेनी चाहिए, लेकिन अगर कोई द्रव द्रव्य है, लिक्विड है, या फिर वहाँ पे वो कैसा है, हमारा फ्रेश द्रव्य है, तो उसको ट्वाइस में लेना चाहिए। इसी तरह किन द्रव्यों को आर्द्र द्रव्य होते भी दुगनी मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो एमसीक्यूज बन सकता है। तो गुडूची, वसा और कुटज, ये तीन ऐसे द्रव्य बताए गए हैं जिनको मतलब मेन तीन है, ये और भी हैं। तो उनको आर्द्र मतलब अगर वो ताज़े भी हैं तो उनको दुगनी मात्रा में नहीं लेना है, जितना बताया उतना लेना है। औषधि का नामकरण किसके बेसिस पे करते हैं कि रोग को किस तरह नाश करता है, औषधि का व्रण कैसा है, औषधि की संरचना कैसी है, इसके आधार पे हम क्या करते हैं, औषधि का नामकरण करते हैं, मतलब उसको नेम देते हैं। औषध सेवन के कितने काल कहे गए हैं, तो देखिए आचार्य सुश्रुत ने 10 कहे गए हैं और आचार्य वाग्भट ने 11। सुश्रुत ने जो 10 कहे थे उसमें आचार्य वाग्भट ने एक निशी काल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। जो औषधि भोजन के साथ दी जाती है वो क्या कहलाती है, साभक्त। मतलब जब आप मेडिसिन को फूड के साथ इंटेक करते हो तो उसको हम कहते हैं साभक्त। ठीक है, तो 10 कालों में से एक काल ये भी बताया गया औषध सेवन का। चूर्ण की सैवरीय अवधि कितनी बताई है, आचार्य शार्ंग ने, वो बताइए 2 मास। ठीक है, इसी तरह चलते हैं आसव अरिष्ट की असहवीर्यता अवधि। तो आसव अरिष्ट वगैरह होते हैं जो धातु होते हैं, रस होता है, उनकी सहवीर्यता अवधि जितना ज़्यादा पुराने होते हैं उतने ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कहाँ से बन सकता है, आपसे पूछ सकता है आधारभूत सिद्धांत ऑफ भेषज कल्पना। ये 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, वो डिपेंड करता है किस तरह से आपसे पूछ रहा है। तो आधारभूत भूत सिद्धांत के अंदर क्या आता है कि द्रव्य को किस तरह संग्रह करते हैं, कलेक्शन करते हैं, द्रव्य संग्रह किस अवस्था में करना चाहिए, द्रव्य संग्रह का मान क्या है, द्रव्य संग्रह की विधि क्या है, औषधि का किस तरह से नामकरण करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो द्रव्य संग्रह काल, तो आयुर्वेद शास्त्र में औषधि को संग्रह करने में पहले औषध जब आप कलेक्ट कर रहे हो, द्रव्य कलेक्ट कर रहे हो, आप औषधि कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, मंगलाचरण करके अश्विनी कुमार की पूजा, और उस दिन क्या करना चाहिए, फास्ट रखना चाहिए। ठीक है, ये कहा गया है। इसके साथ आचार्य सुश्रुत ने कहा है जो सौम्य गुण वाली है, मतलब जो जिनका वीर्य शीत वीर्य वाली है, तो उनको औषध जो है उनको सौम्य काल में मतलब शीतकाल में लेना चाहिए, और जो आग्नेय गुण वाली है उनको आग्नेय काल में लेना चाहिए, यानी कि आदान काल में ग्रहण करना चाहिए। तो ये संग्रह काल हो गया। ठीक है, इसी के बाद जैसे अब हम बात करते हैं परियोजी अंग, किस अंग में किस अंग का कब कलेक्शन करना चाहिए, तो आचार्य चरक अनुसार और राजनिगट्टू अनुसार पढ़ेंगे। तो शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत ऐसे होता है। ठीक है, तो हमारे पास 6 महीने हो गए, 6 ऋतु हो गई सॉरी। तो शिशिर में क्या करना चाहिए, मूल, वसंत में शाखा पत्र, फिर से रिपीट हो जाएगा मूल, ग्रीष्म में मूल, वर्षा में शाखा पत्र, तो मूल शाखा पत्र मूल शाखा पत्र। शरद में क्या करना है, तो कंद, और हेमंत में करना है सार। ठीक है, और जिस ऋतु में फूल आते हैं या पुष्प आते हैं, तो आचार्य चरक ने कहा है उसकी ऋतु के अनुसार करना चाहिए। लेकिन राजनिघंटु ने क्या कहा है, शिशिर में मूल भी बताया है, वसंत में पुष्प बताया है, ग्रीष्म में पत्र बताया है, वर्षा शरद में इन्होंने नहीं कुछ माना, और हेमंत में कहा है कि कंद कलेक्ट करने चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्राणिज द्रव्य, किस तरह से प्राणियों का सेवन संग्रह करना है, तो जिनके रक्त रोम नख आदि युवावस्था वाले पशुओं का ग्रहण करना चाहिए। तो अगर आपको रक्त चाहिए या बाल चाहिए या नाखून चाहिए, तो युवावस्था वाले जो पशु हैं उनका ग्रहण करना चाहिए। और अगर आपको दूध या मूत्र वगैरह का संग्रहण करना है, ग्रहण करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, पहले अच्छे से आहार पच जाए उसके बाद उनको कलेक्ट करना चाहिए। मांस बताया गया है किसका, चतुष्पाद में मतलब जिनके 4 पैरों वाले, तो उसमें स्त्री का मांस लेना है, पक्षियों में पुरुष का मांस लेना है, और जांगम देश में अस्थि नख आदि रहित मांस लेना है, मतलब बोनलेस चिकन वगैरह लेना है जांगम में। मूत्र में गोमूत्र बताया, और गाय का मूत्र भी बताया है, ऐसा नहीं कि बैल का मूत्र ले रहे हो। ठीक है, गाय का मूत्र। द्रव्य संग्रह अवस्था, संग्रह अवस्था क्या बताइए, आचार्य सुश्रुत ने सभी द्रव्य नए ग्रहण करने को कहा है, लेकिन मधु, घृत, गुड़, पीपली और विडंग, इनको पुराना ग्रहण करने के लिए कहा है। फल में क्या होना चाहिए, क्रीमी रहित होनी चाहिए, ज़्यादा पके हुए ना हो, और समय पर लगते हो। शाक कैसी होनी चाहिए, कर्कश, क्रीमी द्वारा खाई नहीं गई हो, और
दूषित भूमि में उत्पन्न ना हो, ऐसी शाक को आपको ग्रहण करना है, वेजिटेबल को। इसी तरह आर्द्र और शुष्क द्रव्य का मान तो गुंजा से लेकर कुंडा तक के मान को द्रव, आर्द्र तथा शुष्क को कही गई मात्रा में ग्रहण करना चाहिए, ये था शार्ंगण ने। लेकिन आचार्य चरक ने क्या कहा है कि द्रव द्रव्य, लिक्विड द्रव्य और आर्द्र द्रव्य को 2 गुनी मात्रा में सेवन करना है। लेकिन कुछ अपवाद बताए गए हैं कि भले ही वो तुम्हारी द्रव द्रव्य हो या आर्द्र हो, मतलब ताज़े हों, उनको नहीं दुगनी मात्रा में लेना है। जैसे गुडुचि, कुटज, वसा, वासा, अश्वगंधा, ये मैंने वहाँ पे उसमें एमसीक्यूज में भी ऐड किया है। सहचर, शतपुष्पी, इनको आर्द्र होने पर भी समान मात्रा अनुसार ही ग्रहण करना चाहिए, दुगनी मात्रा में नहीं लेना चाहिए। औषधि का नामकरण किस तरह करते हैं? रोग घनता के, भाई किस रोग में यूज़ हो रहा है। जैसे कुष्ठ हारी रस, कुष्ठ को हरने वाला। औषधि की आकृति कैसी है? परपट, जैसे पापड़ सदृश है। औषधि का रंग कैसा है? रस सिंदूर। देवताओं के अस्त्र शस्त्र पे नाम पड़ जाते हैं, जैसे सुदर्शन चूर्ण। प्रथम घटक के में क्या है? चित्रकादि वटी। औषध सेवन काल के नाम पर च्यवनप्राश जैसे हो गया, ठीक है। तो च्यवन एक ऋषि थे, उनके नाम पे आ गया, तो उन्होंने सबसे पहले सेवन किया था, इसीलिए नाम पड़ा च्यवनप्राश। देवता के नाम पर जैसे नारायण चूर्ण, सॉरी। औषध योग के प्रमुख द्रव्य योगराज गुग्गुल, जैसे उसमें गुग्गुल है, ठीक है। इसी तरह अब हम बात करते हैं औषध की मात्रा। तो सरस की बताइए 4 पल, कल्क की 1 कश, क्वाथ की 1 पल, हीम की 2 पल और फांट की 2 पल। यह अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग बताएगी। आचार्य काश्यप ने क्या कहा है कि जो औषधि की मात्रा है वो ऐसा नहीं है कि 1 पल या 2 पल देते जाओ, लेकिन वो डिपेंड करती है वय, उसकी मात्रा के अनुसार डिपेंड करती है कि उसकी वय क्या है, उसकी एज क्या है, ठीक है। और उस आचार्य सुश्रुत ने 1 मास से के ऊपर या क्षीर वाले, मतलब जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, उनके लिए 1 अंगुली पर्व, द्वय मात्रा बताइए। तो कितना बताया? 1 उंगली पर्व बताया है। और क्षीर अन्नाद, मतलब जो दूध भी पीते हैं और अन्न भी खाते हैं, उनमें कोकिल अस्थि के समान, और जो अन्न पे डिपेंड होते हैं तो उनमें कोल के समान मात्रा बताएगी आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो ये एक क्वेश्चन ये बन सकता है। इसी तरह अनुपान और सहपान पे क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में। तो अनादनु पश्चात पियत इति अनुपानम। डलहन ने क्या है कि अन्न खाने के बाद जो पिया जाता है वह क्या है? अनुपान। अन्न या औषधि खाने के बाद जिस द्रव्य का पान किया जाता है वह अनुपान है। और सहपान क्या है? मतलब औषधि के साथ ग्रहण जिसको कर रहे हो। तो घृत, शहद वगैरह के साथ जब औषधि को मिलाकर सेवन करते हो वो होता है सहपान। और उत्तम अनुपान आचार्य चरक ने क्या कहा है? जो पेय पदार्थ के विपरीत गुण वाला हो और वह अन्य द्रव्यों का उचित अनुपान है, किंतु वह अनुपान विरोधी ना हो। मतलब क्या है कि जो हम ले रहे हैं उसके अपोजिट गुण वाला हो, लेकिन विरोधी ना बने हमारी प्रकृति में, ठीक है। वो अनुपान इन्होंने उत्तम बताया है। अनुपान के गुण क्या होते हैं? भ्रंगण करने वाला होता है, वृश्य होता है, दोष संघात का भेदन करने वाला होता है, तृप्ति करने वाला होता है, श्रम कलम को दूर करने वाला होता है, दीपन दोष का शमन करने वाला होता है, पिपासा नाशक होता है। इसी तरह अब इसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन यौगिक द्रव्य सिद्धांत। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द्रव्य सिद्धांत, यौगिक द्रव्य सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी योग में विरुद्ध द्रव्यों वालों को ले सकते हो। मतलब मान लो आप योगराज गुग्गुल बना रहे हो, गुग्गुल का उसको ले रहे हो, तो गुग्गुल का जो वीर्य है उसके अपोजिट वाले वीर्य को भी आप वीर्य वाले को, ड्रग को आप ले सकते हो। लेकिन यह द्रव्य जो हमारा योग है, जो हमारा प्रधान द्रव्य है योग में, उसका विरोधी नहीं होना चाहिए। मतलब आप गुड़ुचि आदि बटी बना रहे हो, तो ये सॉरी गुड़ुचि आदि चूर्ण बना रहे हो, ठीक है। तो उसमें गुड़ुचि जो है उसका मेन अपोजिट वाला तो ले सकते हो, लेकिन जो इतना ज़्यादा वो ना हो कि जो हमारा गुड़ुचि है उसके ही वीर्य को ख़त्म कर दे, ठीक है। तो ऐसा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो वह प्रधान द्रव्य की क्रिया को बढ़ा, अगर सेम वाला लोगे तो प्रधान द्रव्य की वीर्यता को बढ़ा देता है। इसी प्रकार विरुद्ध वीर्य वाला लोगे तो वो क्या करेगा? जो हमारे प्रधान द्रव्य है उसकी शक्ति को नाश कर देगा। औषधि को बलदान के लिए उसके समान वीर्य वाली औषधि के सौरस की भावना देनी चाहिए। मतलब आप चाह रहे हो कि औषधि का बल बढ़ाए, तो उसी में उस औषधि के सरस की भावना दे दो, ठीक है। ये बताया गया है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, औषधि सेवन काल। तो औषधि सेवन के कितने काल बताए गए? आचार्य सुश्रुत ने 10 काल बताए हैं। पहला, अभक्त, मतलब खाली पेट आप औषधि लो, तो इसमें क्या होता है? अधिक वीर्य वाली औषधि ली जाती है और व्यान वायु की विकृति को नाश करता है। प्रागभक्त में क्या बताया? भोजन से पूर्व, भोजन से पहले औषधि ग्रहण कर लो, और ये क्या है? शीघ्र विपाक को प्राप्त। तो देखो, अभक्त होता है बिल्कुल सुबह सुबह खाली पेट, प्रागभक्त होता है मतलब सुबह नहीं। ये बात ये है कि खाली पेट दोपहर दोपहर के खाने से पहले। अधोभक्त खाने के फौरन बाद। तो यह करता है उध्रकायगत रूप में नाश करता है। मध्य भक्त, मध्य भक्त मतलब क्या है? भोजन के मध्य में दी जाने वाली। तो ये कैसा होता है? हृदय मन बोलकर प्राप्त होता है, ये और दीपन करने वाला होता है। अंतराभक्त, अंतराभक्त मतलब प्रातःकाल और सायंकाल, मतलब सुबह और शाम के बीच में दो जब दी जाए तो उसको हम कहते हैं अंतराभक्त, ठीक है। इसी तरह सहभक्त मतलब भोजन के साथ मिला के खाना, जैसे बच्चों को दे देते हैं, शिशु है ना, और वृद्ध लोगों को मिला के दे दो, तो उसमें क्या कहला रहा है? सहभक्त। मुर्गू मुर्गू मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद, अन्न के साथ या बिना अन्न के बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद, या तो खाने के साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद दे दी, या फिर खाली थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे ही दवाई दे दी। जैसे ये कहाँ काम आती है? श्वास, सिक्का, कास और में यूज़ किया जाता है। इसी तरह सहग्रास,
मतलब एक बाइट हर एक बाइट के साथ दे दो, तो जो प्रत्येक ग्रास या कुछ ग्रास में मिलाकर दी जाती है वो है हमारी सहग्रास, जिसमें वाजीकरण दीपन पे औषधि आ जाती है। ग्रास अंतर मतलब क्या है, जो औषध दो ग्रास के बीच में दी जाए, मतलब पहले आपने वो खाया, फिर उसके बाद एक बाइट ली फूड की, उसके बाद औषधि, फिर उसके बाद एक फूड, इस तरह से लिया ना, तो है ग्रास अंतर। इसमें कौन सी श्वास वमनीय धूम और प्राणवायु की विकृति और तथा हृदय रोग वाली औषधि दी जाती हैं। ठीक है, तो ये था देखो हमारा सैम्पल पेपर, और इससे रिलेटेड जितना भी था ना, हमने चैप्टर में सारा पढ़ लिया है। अब इसकी जो आपको पीडीएफ है वो बात आती है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।